इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक न्यूज, कड़वा लेकिन सच। और आज हमारे साथ तीन कड़वे लोग हैं हमारे पास। शिवराम पाटिल जी जो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, दीपक गुप्ता जो आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, और दिलीप तिवारी जी से तो सभी परिचित ही होंगे। तिवारी सर पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, डॉक्टरेट की डिग्री अभी उन्होंने हाल ही में ली है और उनकी जो बातें हैं वो अक्सर सच्ची होती है, इसलिए कड़वी लगती ही है। महानगर पालिका के चुनाव हैं और हम महानगर पालिका के चुनाव से रिलेटेड ही बातें इनके साथ करने आए हैं। अब सिर्फ 3 दिन बचे हैं महानगर पालिका के चुनाव में, तो उससे पहले हम चाह रहे हैं कि अगर लोगों की बात लोगों तक पहुंच पाए, मतलब आपके फायदे की चीजें आप तक पहुंच पाए, तो आप तक का कुछ तो भी कर्तव्य पूरा होगा, ऐसा मैं समझता हूं। सर, आप तीनों का स्वागत है हमारे इस शो में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम आरटीआई एक्टिविस्ट दीपक जी गुप्ता के साथ, क्योंकि अभी जो हाल ही में 12 लोग निर्विरोध चुन कर आए थे, उनके खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई थी और आवाज कहां तक गई है इन्हीं से सुनते। सर, क्या हुआ है उस मामले में? जब आपने आवाज उठाई तो क्या क्या हुआ है? इस मामले में मेरा ये बोलना था कि ये जो नोटा का अधिकार है वो असहमति का अधिकार हमें सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपने डिसीजन में दिया था। तो असहमति का अधिकार अभी भी हमारा कायम ही है ना, तो हम बिन विरोध कैसे क्या बोल सकते हैं, इनको अनअपोज कैसे क्या ये हो सकते हैं। हमको हमारा भले ही वो बाद में जीत के आ जाए, लेकिन हमको ये अधिकार तो है कि हमने चुनावा है, म्हणजे हम उनको भी वोट दे सकते हैं और हमको उनका विरोध भी कर सकते हैं, म्हणजे कि विरोध में हमारी असहमति भी दिखा सकते हैं। एक उम्मीदवार के रूप में नोटा रहता है, एक उम्मीदवार के रूप में नोटा नहीं रह सकता है, लेकिन असहमति के अधिकार के रूप में नोटा रह सकता है उसके अंदर। तो मैंने ना इस विषय में ना सभी को गुहार लगाने के बाद में किसी ने, इलेक्शन कमीशन ने बोलो या जिला निवडणूक अधिकारी या इन्होंने कुछ ने मुझे ना रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो मैं पीआईएल दाखिल किया हुआ है। और पीआईएल में आज मेरी पीआईएल की डेट भी थी, तो डेट में हमको बोला हुआ है कि आप प्रिंसिपल बेंच मुंबई के पास में आप अपेयर हो, तो हम उसके हिसाब से प्रिंसिपल बेंच के पास में अपेयर होने वाले हैं। कब तक लगता है आपको ये जो है आपकी लड़ाई, ये कब तक चलेगी? ये तो चुन के आ जाएंगे, मतलब चुन के आए हुए ऑलरेडी घोषित हो जाएंगे तो नहीं, तो मेरे ये मांगनी है कि जब तक कि है ना, हमारी पिटीशन में मेरी मांगनी करी हुई है कि जब तक का पिटीशन का डिसीजन नहीं आता है, जब तक कि इनको है ना डिक्लेयर घोषित नहीं की जाए। और है ना जनरली परसों के दिन है ना, मेरा अनुमान है कि परसों के दिन सुनवाई हो सकती है इसकी, परसों के दिन मैटर। मतलब चुनाव के पहले ही आप हम लोगों के ऊपर प्रतिबंध लगा सकते हैं। हमारे साथ शिवराम जी पाटिल हैं। सर, महानगर पालिका का चुनाव है, आपकी आवाज बैठी हुई है, ऐसा मुझे पता चला। कितना आप जागृत कर रहे थे कि आपकी आवाज बैठ गई, और क्या जागृत कर रहे थे आप? मैं 4 दिन से सभा को एड्रेस कर रहा हूँ। अच्छा। कि जलगांव म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में पैसों का मामला ज्यादा बढ़ चुका है। अच्छा। इस पैसे के लेन देन से क्या हो गया, जो करप्ट लोग हैं, जो गुनहगार लोग हैं, अवैध धंधे करने वाले गलत लोग हैं, उनका पैसा चला के जो अच्छे जो उम्मीदवार है उनको जबरन अपनी उम्मीदवारी वापस लेने को दबोचा गया, और वो उनके पीछे शक्ति न होने के कारण वो दबोच गए और उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। ये डेमोक्रेटिक हिसाब से बहुत ही गलत है। तो इसको जैसे गुप्ता जी ने जो अपील किया बहुत सही है कि बिनविरोध चुनाव नहीं हो सकता, क्योंकि आखिरी तो विरोधक नोटा हो सकता है मेरे जलगांव में कोई दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन या अरुण गवली खड़ा हो जाए और पिस्तौल दिखा के, पैसा दिखा के सबको बोले कि तुम वापस ले लो, तो वो चुन के आएगा। तो आई थिंक सो दैट इज नॉट द इलेक्शन। तो इसको नॉट ओनली दीपक गुप्ता जी, बट मेरे जलगांव के कलेक्टर हो, जो चुनाव अफसर हो, जो राज्य के चुनाव आयुक्त हो, और जो इंडिया के चुनाव आयोग हो, उन्होंने दखल लेनी चाहिए। और मैं ये बोलता हूँ, ये जलगांव कोई दीपक गुप्ता का अकेले की बदौलत नहीं है, मगर वो जागरूक नागरिक होने के कारण उनका जो क्लेम है वो बहुत सही है। मैं ये बोलता हूँ, इस बात को तारीख देने के बजाय तुरंत सुनावनी होनी चाहिए, क्योंकि यही एक रास्ता बच चुका है डेमोक्रेसी बचाने का। आपकी जानकारी के लिए बताता चलो सर कि आज ही वापस प्रभाग क्रमांक 2 में जो एक पार्टी है, उस पार्टी के लोगों को धमकाया गया है, बाकायदा बाहर से लोग बुला के और धमकाया गया है उनको।
वो लोग पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए आए थे तो एनसी दाखिल की। इससे पहले भी प्रभाग क्रमांक 2 में उम्मीदवार के ससुरे को कुछ तो भी धमकियां दी गई थी। तो ऐसा चल रहा है, आप जो बोल रहे हैं दाऊद इब्राहिम आके ये करे, ऐसा जलगाव में ऑलरेडी चल रहा है। नाही का घरी बसायचं का? आम्ही उभं राहिले तर प्रचार तर करणारच आहे ना। का आम्हाला आमच्या मागे फिरायचा गाड्या घेऊन, आम्हाला मारा धमक्या द्यायच्या? असं करतात चालेल? यांनी काहीतरी कारवाई केली पाहिजे, तेव्हा तर ते गुपचूप बसीन। हे कारवाई करणार नाही तोपर्यंत आमच्या मागे असंच राहील। मग धमक्या देण्या, घरी बसा तुम्हाला तर एक सुरक्षा रक्षक दिलेला आहे, तरी पण दिलेलं आहे, पण तरी पण त्यांच्या समोर ते घाबरतानी ना, पोलिसांना घाबरतानी ते काय म्हणतात आमचं काय वाकडं करून घेणार आहे ते? आम्ही काही करू तर आमचं कोणी वाकडं करू शकत नाही, असे डायरेक्ट सांगता आम्हाला। ते आमच्या तोंडावरती सांगता की आम्ही शिवीगाळ केली, मारहाण केली तरी आमचं काहीच करू शकणार नाही। डायरेक्ट धमक्या देतात ते आम्हाला। मर्डर केले, तिसरं काही विशेष नाहीये। मग आता मर्डर व्हायची वाट बघायची का आम्ही? आमचा मर्डर होईल तर हे कारवाई करतील का आमच्यावरती? एक्चुअली जलगांव में एक लोगों की मेंटलिटी जो है ये एक तरफ ऐसी डाइवर्ट हो चुकी है कि भाजपा राज्य में और केंद्र में सत्ता पर है, पैसा उनके पास बहुत है, गलत रास्ते से आया हुआ है और ईवीएम मशीन उनके कब्जे में है। और तो और एक करामत और की, उन्होंने वो वोटर लिस्ट में बहुत हेराफेरी कर चुके हैं। मतलब अपना जो प्रभाग 12 की जो है उसके 2000 वोटिंग 11 में डाल दिए, जो 11 के है 2,500-3 हज़ार 12 में डाल दिए। ये म्यूचुअल जो उन्होंने ट्रांसफर किया, इसका मतलब है कि मेरे जाति के लोग 12 में मुझे वोटिंग करे, मैं चुन के आ जाऊँ। मतलब इतना बड़ा क्लाइमेक्स होने के बावजूद भी लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। मगर ये दुख की बात यह है कि ये जो अपोनेंट पार्टीज है, जैसे कि उबाठा बोलते, पवार शरद पवार की राष्ट्रवादी बोलते और राहुल गांधी कांग्रेस बोलते, ये लोग कमजोर हैं जो भाजपा को फाइट नहीं दे सकते। इसका कारण है इन लोगों ने भी अपने कम से कम 75 जो कैंडिडेट्स है ऐसे सक्षम बनाने चाहिए थे, हाईलाइटेड करना चाहिए था, उनको सपोर्ट करना चाहिए था, वॉट एवर मे बी मैन्युअली एंड फाइनेंशियली एंड मॉरली ऑल्सो, तो वो टिक सके। तो ये जो मामला जो हुआ है इसका न कि भाजपा लेकिन अपोनेंट पार्टी जो तीनों है जिसको अपन आघाड़ी बोलते हैं वो भी जिम्मेदार है। इन्होंने गलत काम किया है और ऐसा लग रहा है कि तुम अभी भाजपा के सामने अगर खड़े ही नहीं हो सकते तो आई थिंक सो फार यू आर नॉट लायबल फॉर एनी इलेक्शन और तुम पॉलिटिकल पार्टी चलाने के लिए भी काबिल नहीं हो, ऐसा मुझे लगता है। चलते हैं अब तीसरे कड़वे व्यक्ति दिलीप तिवारी जी के पास। सॉरी सर, कड़वा बोल रहा हूँ लेकिन जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ। सर, आपने जैसे ही मेरे साथ ही बातचीत की थी इंटरव्यू में और आपने घोषित किया था कि सभी लोगों को भाई लाज तो नहीं लेनी चाहिए लेकिन गिफ्ट तो मिलता ही है और गिफ्ट मिलना भी चाहिए, टीवी फ्रिज वगैरह की बात की, कहीं ये तो कारण नहीं कि सभी लोग सोच रहे कि इधर उधर बांटने के बजाय हम लोग निर्विरोध चुन के आ जाए? आनंद जी, पहले तो आप तक के जो सब अपने श्रोता है उनके लिए नमस्कार। आपने मुझे बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि गिफ्ट योजना का क्या हो गया अब ये माहौल में, उस पर मैं ज़रूर बोलूँगा। उसके पहले मैं ये आज की चर्चा के बारे में सभी श्रोताओं को बता दूं कि आपने जो आज ये दो महानुभाव यहाँ पे बुलाए हैं, हमारे शिवराम दादा और हमारे दीपक जी। शिवराम दादा ये जो व्यक्ति है ये तो समाज के लिए लड़ते हैं, रास्ते पर की लड़ाई लड़ते हैं। रास्ते पर की लड़ाई लड़ते वक्त हमेशा उनका जोश जो होता है वो कानून की कमजोरियों के ऊपर ठेठ बोलते हैं। वो बोलते हैं ये कानून ही नहीं है, मुझे कानून को एक तरीके से उसकी खामियों को ढूंढ के बोलते हैं ये कानून कमज़ोर है। उसी बाजू में दूसरे हमारे जो दीपक जी है वो कानून को पकड़ के उनकी लड़ाई लड़ते हैं। हालांकि दोनों का जो एम है वो बहुत अच्छा है, समाज को जागरूक करने का है। और इन लोगों के साथ आपने मुझे बुलाया, हालांकि वो जिस तरीके से लड़ाई लड़ते हैं उस तरीके की लड़ाई मैं पत्रकार होने के बावजूद भी नहीं लड़ सकता। मैं दोनों को हमेशा बोलते रहता हूँ कि जो काम मीडिया ने करना चाहिए वो काम आप बहुत अच्छा करते हैं। उनका दोनों का जो लेखन होता है वो यहाँ के कई संपादकों के तुलना में बहुत अच्छा और मार्मिक होता है। अब मैं आऊँगा हमारे गिफ्ट की तरफ। जो गिफ्ट योजना जो मैंने कही थी, हालांकि वो मैंने बड़े दुख भरे मन से कही थी, लेकिन एक क्लेश ये था कि अगर जलगांव में वोटिंग होता ही है पैसे लेकर के, तो मैं लोगों को बताना, वोटर्स को बताना मेरा मतलब ये था कि आप 2-4-500 रुपये मत लीजिए।
आप आपकी ज़िंदगी की कोई तो भी ऐसी ज़रूरत पूरी कीजिए कि जिसकी वजह से आपको खुशी मिलेगी। अब मैं कहता था कि आप उनसे 500 हज़ार रुपये मत लीजिए, लेकिन एलईडी टीवी लीजिए, उनके पास से आप फ्रिज लीजिए, आप उनसे वॉशिंग मशीन लीजिए। इसके पीछे एक क्लेश था कि अगर वोट बेचना ही है तो एक अच्छे से कीमत में आप बेचिए। लेकिन जैसे चुनाव चालू हुआ और जो लड़ाई दीपक गुप्ता जी लड़ रहे हैं या शिवराम जी बोलते हैं आकर लोगों को कि ये 12 लोगों ने चुनाव बिन विरोध करवा लिए, उसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया के बारे में प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए। ये दोनों तो उसके बारे में बताएंगे। मैं एक टेक्निकल मुद्दा इसमें बता दूं दीपक कुमार जी की लड़ाई में कि उनको ये जो 12 लोग बिन विरोध चुन के आए, इनके संदर्भ में जो अब बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ जो गया है प्रिंसिपल बेंच की तरफ, आप इसको एक अच्छे ढंग से ये देखिए कि ये 12 लोगों के ऊपर हमेशा टांगती तलवार रहने वाली है। अब लोगों को ये लग रहा है कि कल चुनाव हो जाएंगे, फिर इनके याचिका का क्या होगा। तो पहली बात तो ये है कि अगर नोटा आप यूज़ करते हैं तो जनरली होता क्या है कि 60% वोट होता है, यानी 1000 में से 600 लोग वोट करते हैं। 600 में से अगर सामने वाले को अगर 300 वोट गिरते हैं और नोटा को अगर 300 गिरते हैं तो वो उसके लिए एक लज्जास्पद बात है कि आप बहुमत से नहीं चुन के आए हैं, आपके विरोध में उतना ही मतदान है जितना आप नोटा का है। तो उसका जो नैतिक विजय जो जिसे हम कहते हैं वो नहीं हो पाता उसका, जबकि 75% भी अगर विरोध में जाता है फिर भी नहीं होता। अब दूसरा इसमें का और टेक्निकल पॉइंट ये है कि दीपक जी की इस याचिका का आगे क्या होगा। फिर अगर चुनाव हो जाते हैं तो फिर याचिका क्या होगा। तो दीपक जी अगर ये 2-3 दिन में अगर फिर हाईकोर्ट में चले जाते हैं तो ये इनका सबका जो चुनाव है जीत कर आना कब तय होगा, जब इनके नाम गैजेट में छप कर आएंगे। और दीपक जी कोर्ट को यह बाध्य कर सकते हैं कि ठीक है आपने चुनाव कर लिए, ईवीएम कर लिए, चुन के आ गए, इलेक्शन चुनाव आयोग ने इनको सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन इनके जब तक ये केस का निकाल नहीं लगता तब तक आप इनके नाम गैजेट ना होने दो। यानी कि जो बाकी के बचे हुए 53 वो लोगों के नाम आ सकते हैं 63, लेकिन 12 लोगों के नाम गैजेट में नहीं हो सकते। ये टेक्निकल बाजू आज दीपक जी के बाजू से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों की जो लड़ाई है, ये लड़ाई के बारे में हम लोग ज़्यादा सुनने में इंटरेस्ट रखेंगे। श्रोताओं को भी शायद वही उम्मीद होगी कि ये दो क्या बोलते हैं। पाटिल साहब, आप हमेशा देखे जाते हैं फेसबुक के वीडियो पर अपनी बातों को चीखते चिल्लाते हुए बताते हैं। कितना बेनिफिट होता है, क्या जनता जाग रही है उससे आपको लगता है? क्योंकि अभी भी तो जिधर भी जाओ वो माहौल जो है भले ही कुछ और हो, लेकिन सभी तरफ ये चल रहा है कि भाई पैसा चलेगा पैसा चलेगा। तो जनता ही आपके बोलने चिल्लाने से समझ नहीं रही। एब्सोल्युटली, डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी में पीपल मतलब लोग होना बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी मतलब एक कलेक्टर के लिए नहीं है, आयुक्त के लिए नहीं है, एसपी के लिए नहीं है, ये किसी के लिए, ये मेरे लिए है। मैं कौन हूँ? आदमी हूँ। तो आदमी ने आदमी को, लोगों को जगाना बहुत जरूरी है। अगर लोग जाग उठेंगे, जब लोग जाग उठेंगे, भले कोई खिलाड़ी कितना भी 30 मार का क्यों ना हो, शकुनी मामा क्यों ना हो, तो लोग अपना बराबर काम कर सकते हैं और जो बदमाश आदमी है उसको हरा सकते हैं, भले चाहे वो पैसा देवे या खान पान देवे या कोई चाकू छुरी पिस्तौल दिखावे या कोई लालच दिखावे, वाट एवर इट में भी। तो मेरा एक है, सबसे बड़ी कोर्ट है, ये जनता का दिमाग होना चाहिए, जनता का दिल और दिमाग होना चाहिए। आज की तारीख में अगर ये 63 लोगों का चुनाव हो रहा है तो इसमें लोगों ने ये बीजेपी के कैंडिडेट को छोड़ के जो भी कोई अच्छा कैंडिडेट है उसको ऐसा वोट डालना चाहिए कि वो आदमी चुन के आना चाहिए, भले वो आदमी हमारे लिए पैसा अमुक ढमुक कुछ ना करे। इसका कारण है वी पब्लिक शुड चेंज इट। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेमोक्रेसी, नॉट द जस्टिस, नॉट द एसपी, नॉट द कलेक्टर, वॉट एवर मे बी। दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल, दे आर द ओनली वर्कर टू कन्वे द प्रोसीजर। मगर इसका अंतिम निर्णय हम देना चाहिए, हम मतलब जनता। इसलिए मैं जनता के सामने चिल्लाता हूं, जब तुम्हारा दिमाग जाग उठेगा तब तुम सही डिसीजन लेंगे। कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को अपील करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू अपील योर सेल्फ, योर माइंड एंड ब्रेन। पाटिल साहब, चूंकि शो मेरा है और चैनल पे आप साफ तौर से करें कि बीजेपी को वोट मत दो, तो हम किसी पार्टी के खिलाफ तो नहीं काम कर रहे हैं।
हो सकता है। इसका कारण एक है कि आज मेरे देश में 10-12 साल से बीजेपी छा गई है। अगर किसी एक पार्टी की सत्ता आ चुकी और वो अगर हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे, बिकॉज डेमोक्रेसी में हर 5 साल में चेंज बहुत ही जरूरी है, तो चेंज अगर नहीं कर पाए और वो हावी हो जाए, इसका मतलब ये तानाशाही आ सकती है। जैसे कि रावण के खिलाफ लड़ने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए वो रावण जो है ऐसी हरकतें कर रहा था को किसी की राम की बीबी उठा के भगा सकता था। तो वैसी हालत आज है। इसलिए मैं बीजेपी के खिलाफ क्यों बोल रहा हूं कि कोई भी पार्टी आई थिंक सो फार नॉट मोर देन 5 years सत्ता पे नहीं रहना चाहिए, बस वो लिमिटेशन होनी चाहिए। और इसलिए मैं बीजेपी का शत्रु ऐसा नहीं है, मैं रावण का शत्रु ऐसा नहीं है, मगर बीजेपी की जो आज कारोबार कर रही है वो गलत है। मुझे उम्मीद है ये बीजेपी वाले जो ना पार्टी विद द डिफरेंस बोलते थे, ये राम की पूजा करने वाले लोग बोलते थे, तो इन्होंने फडणवीस हो या मोदी हो या कोई और हो, इन लोगों ने बोलना चाहिए नहीं रे ऐसा नहीं होना चाहिए। तुम किसी अपोजिट उम्मीदवार को ऐसा डरा धमका के पैसा देके झुकाना नहीं चाहिए, मगर इतनी दानत इनमें नहीं रहेगी। हेंस सो फार आई ब्लेम दैट मिस्टर फडणवीस, हेंस सो फार आई ब्लेम दैट मिस्टर मोदी, दे आर नॉट फिट फॉर द पॉलिटिक्स, नॉट फिट फॉर द डेमोक्रेसी आल्सो। शिवराम पाटिल जी हैं, रावण की तुलना उस पार्टी से कर रहे हैं जो राम के नाम पर वोट लेती है। गुप्ता जी, मेरा सवाल है सर, शायद गलत होगा, लेकिन ये लोग जो हैं दोनों, ये जनता के लिए लड़ा करते हैं, इतने सालों से लड़ते आ रहे हैं, ये लोग चुनाव में क्यों नहीं खड़े हुए फिर, अगर इनको जनता की इतनी दुख दर्द है तो? मैं इसलिए नहीं खड़ा हो सकता हूँ कि मेरे 3 अपत्य है, सन 2000 बाद के तीनों बच्चे हैं मेरे, तो मैं इसके लिए अपात्र है। दूसरी बात है कि आमदार और खासदार के लिए मैं अपात्र नहीं हूँ, लेकिन उतना मेरे पास में पैसा ही नहीं है मुझे कि डिपॉजिट भरने पूरता भी मेरे पास में पैसा नहीं है। लोग तो बोलते हैं आपके पास बहुत पैसा है। तो फिर ठीक है, जो लोग बोलते हैं उन्हीं से आप पूछ लीजिए कहाँ पर है, तो मुझे भी मालूम पड़ जाएगा कि मेरा कहाँ पर है। पाटिल साहब, आप क्यों नहीं चुनाव में खड़े हुए? एब्सोल्युटली, मैंने खड़ा रहा, उम्मीदवार की बहुत घुमा, मेरी आवाज तो क्या जलगांव छोड़ के दुल्हा तक पहुंचती थी, भूसाल में भी सुनाई देती थी आवाज की गूंज। अगर लोग पैसा मांगते हैं और पैसे के बदले में वोट बेचते हैं, मुझे वो अच्छा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा मेरे जलगांव में जो कुछ चुनाव हो रहा है ये गलत है। मैं हारा, बहुत अच्छी तरह हारा, फिर भी मैं दुखी क्यों न हूँ। जिन लोगों का मैं नेता बनना चाहता हूँ, मैं वहाँ पार्षद बन के वहाँ जाना चाहता हूँ, वही लोग मुझे नहीं चाहते। आई थिंक सो फार मैं चुनाव हारा नहीं है, लोग हारे हुए हैं। क्यों? उन्होंने मुझे सिलेक्ट नहीं किया है, और ये चुनाव मेरे लिए नहीं है। मैं वहां जाऊँ, मेरा बहुत भला हो जाएगा, मैं वहां ठेकेदारी करूँ, मैं अमुक करूँ ढमुक करूँ, दैट इज नॉट माई इंटेंशन। मेरा इंटेंशन था मेरे पास जितनी भी कोई ज्ञान है, अक्ल है, वहाँ नगर पालिका में जाके मैं लोगों की सेवा करूँ। मगर लोग ये चाहते तो हमारे जैसे ईमानदार आदमी की हमको जरूरत नहीं है। हमको चाहिए रावण, हमको चाहिए कंस मामा, और वही हमको चलेगा। तो मैंने देखा ठीक है, तीसरी बार मैंने सोच लिया, जब तक लोगों का दिल और दिमाग बदल नहीं होगा, हमारा चुनाव लड़ना व्यर्थ होगा। हमारा चुनाव व्यर्थ है, इसलिए मैंने इस टाइम हिम्मत नहीं की। आपका सवाल बहुत सही है, आप क्यों नहीं खड़े हुए? सिर्फ खड़े होना मजहब, ये कोई डेमोक्रेसी में उम्मीदवारी नहीं है। लोगों ने मुझे कब तक पसंद किया, ये मेरा कहने का है। जब राम की सीता रावण ले गया था, मैं बोलूं, राम को किसी मानव जाति ने मदद नहीं की। वो कि राजा थे, सम्राट थे अयोध्या के, फिर भी नहीं की। तो किसने मदद की? बेचारे हनुमान जी थे, बेचारे वानर सेना थी, बेचारे राक्षसगण के तो सुग्रीव थे, जामवंत थे, और ऐसे ने मदद की है। मुझे ऐसा लगता है कि आज का जो मानव है वो अपना मॉरल खो चुका है। भले वो राम का नाम लेवे, राम मुंह में राम और बगल में चोरी, ये करके काम चल रहा है। जब लोगों को ये होगा ये राम वाले भी बदमाशी कर रहे हैं, चिनाजोरी कर रहे हैं, दादागिरी कर रहे हैं, तो लोगों में बदलाव आना चाहिए। और वो बदलाव कब आएगा? जब भाजपा के आमने सामने कोई तुल्यबल पार्टी खड़ी हो। और आज का मेरा दुर्भाग्य है, मेरे महाराष्ट्र में ऐसी पार्टी नहीं है, ना कि राष्ट्रवादी है, ना तो कांग्रेस है, ना तो शिवसेना है। इसकी वजह भी यह है, इनके पास उतना मॉरल नहीं है। ये भी सब चोरों को लेके अपना पार्टी का काम चला रहे हैं, वहाँ बहुत बड़ा तमाशा चला रहे, और ये लोग बहुत बड़ा नौटंकी कर रहे हैं। मतलब these opposite parties are not capable to fight against the BJP, and hence BJP has been overcome this politics
and they are ruling as a dictator, and Modi is going in the wrong way and Fadnavis is also going wrong way, and we people should stop it. When and when we should be aware of that politics कि मैं किसको वोट डालना चाहिए, और अगर मैं सही तरीके से वोट डालूं, अगर वोट ना बेचूं, तो शायद मेरी नगर पालिका में अच्छे लोग चुन के आ सकते हैं। हम लोग बहुत घिरे हुए मॉरली। हम पहले तो कभी बोलते थे कि लोग अपनी मतलब आबरू बेच के पेट भरते थे, मगर आए बोल रहा हूं कि आज लोग वोट बेच के पेट भरते हैं। ये गिरा हुआ इंसान है, इसकी मतलब नेतृत्व करने वाले, लीडरशिप करने वाला आदमी तैयार है, मगर उनको पसंद नहीं है। ये बहुत गलत काम है, इसलिए हमारा एक मॉरल गिर चुका है। हम रामायण महाभारत मतलब कृष्ण को, राम को मानते, जानते, भक्ति तो करते, बड़े बड़े टीले भी लगाते, माला भी डालते, मगर सब ये गुंडों की निशानी बन चुकी है। और मैं ये भी बोलता हूँ, इसमें शिवसेना कमजोर पड़ चुकी है। उद्धव ठाकरे ने सब चोरों को अपनी पार्टी में लेकर रखा है, शरद पवार ने अपने चोरों को अपनी पार्टी में लेकर रखा है, और कांग्रेस के चोर ऐसे चोरी खा के चुरा के खा के पेट भर गए उनके, वो उठ नहीं सकते। मतलब जिनके जेब में मोहरे है ना, वो मैदान में नाच नहीं सकते। इसलिए बीजेपी ओवरकम कर चुकी है। मगर मुझे ऐसा मानना है कि कभी ना कभी लोग जागरूक होंगे, बीजेपी के खिलाफ कोई अच्छी पार्टी बनेगी और वो लड़ेगी, और लोग सोचेंगे ये सही है, ये राम है, ये राम है, तो चलो राम के लिए लड़ो, जब रावण का वध हो सकता है। थैंक यू सर। सर लास्ट वर्ड्स आपसे कि जलगांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, चुनाव से रिलेटेड क्या करना चाहिए उनको चुनाव के दिन? जनता को संदेश देने के पहले मैं आपका एक और बात का जवाब दे दूं। आपने शिवराम जी को और दीपक जी को पूछा कि आप चुनाव खुद क्यों नहीं लड़ते हैं। आपका सवाल सही है, वो सवाल मुझे भी कोई पूछ सकता है कि आप बड़ी तटस्थ से लिखते हो, आप निर्विकार रहते हो, किसी बाजू से नहीं होते, फिर भी आप चुनाव का विचार क्यों नहीं करते। दीपक जी, हमारी जो लोकशाही है ना, उसमें चुनाव लड़ना जैसा ये उम्मीदवारों के ऊपर है, वैसा भी लोगों के ऊपर है कि किसी को आप प्रवृत्त करें कि आप हमारी ओर से खड़े हो जाए। अब ये दोनों लोगों के लड़ने का तरीका अलग है। दीपक जी ने तो बहुत अच्छा बता दिया कि मेरे पास पैसा नहीं है, और वो ये भी जानते हैं कि इस टाइप की लड़ाई करने वाले के पीछे लोग खड़े नहीं होते, क्योंकि उनको वो हमारे से अच्छा अनुभव है। शिवराम जी की जो बात है कि मैं खड़ा रहा, उन्होंने कोशिश भी किया था, लेकिन उनके साथ लोग आए नहीं। सवाल ये है कि उनकी जो लड़ाई है दोनों लोगों की, ये बीजेपी के खिलाफ नहीं है। पहली बात तो ये है, ये लड़ाई जो है ना, बीजेपी में आने वाली प्रवृत्ति के खिलाफ है। जैसे बीजेपी किसी पे आरोप करती है रात में कि ये इस फलाना चोर है, फलाना ढिकरा है, और 2 दिन के बाद हम देखते हैं कि वही लोग उस पार्टी में आ गए हैं। तो आज की ये जो चर्चा में हम लोग जो अपना मत व्यक्त कर रहे हैं यहाँ पर, वो किसी पार्टी के खिलाफ नहीं, प्रवृत्ति के खिलाफ है कि जो समाज को गलत ढंग से सामने लाती है। अब आपने पूछा, मुझे भी लोग पूछते हैं कि तिवारी जी आप क्यों किसी बात पे इंटरेस्ट क्यों नहीं लेते, आप स्पष्टता से क्यों नहीं बोलते। बॉम्बे के चैनल बोलते हैं कि आप हमारे चर्चा में आ जाइए, आप बोलिए, मैं उनमें नहीं जाता हूँ। जैसे कि आपसे चर्चा करने में एक समाधान होता है कि भाई अपने लोकल चैनल है। अब होता क्या है कि मेरे जैसा आदमी, लोगों को लगता है मैं थोड़ा सा स्पष्टता से लिखता हूँ या कड़वा लिखता हूँ, फिर भी अगर कल इस नगर पालिका के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अगर 60-65 लोग चुन के आते हैं, तो मुझे कोई नहीं बोलेगा कि तिवारी जी चलो हम आपको स्वीकृत कर लेते हैं यहाँ पर। आप अगर आते हैं स्वीकृत में तो हम आपका थोड़ा सलाह हमें मिलेगा। या शिवराम जी को कोई नहीं बोलेगा कि आपको हम स्वीकृत करते हैं, या दीपक जी को कोई बोलेगा नहीं हम स्वीकृत करते हैं। कि ये सब जो है, ये संख्या का और पैसे का पॉलिटिक्स है। आपकी कितनी संख्या है, आपका पॉलिटिक्स क्या है। ये अब आपका जो सवाल है कि चलो चुनाव का या आखिरी टप्पा क्या है, कि 3 आखिरी चरण में क्या हो सकता है, तो देखिए पहले तो मैं भी शिवराम जी की बातों से सहमत था कि यहाँ पर जो चुनाव था वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बाय दिया हुआ चुनाव। ऐसा मैंने आपके भी चैनल पे कहा था कि यहाँ पे विरोध में जो उम्मीद थी, उबाठा तरफ से जो उम्मीद थी कि उबाठा यहाँ पर अच्छी लड़ाई कर पाएगी और उबाठा को लोग भी मिलेंगे, तो फिर बाद में हमने उसको बोला कि ये मैनेज हुआ इलेक्शन है या फिर यह फार्सिकल इलेक्शन है। लेकिन अब कुछ दिनों से एक चर्चा सामने ये आ रही है कि कुछ अपक्ष जो उम्मीदवार है उनकी परिस्थिति अच्छी हो गई है, लोग उनको मान रहे हैं। अभी 2-3 वीडियो जो चले, कि एक वीडियो में तो हमने देखा कि एक जो नगर सेवक है उसको लोग गाली दे रहे हैं, बक रहे हैं, या फिर कहीं पे मारामारी हो रही है। ये वीडियो का एक अलग से इम्पैक्ट ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक तरफा चुनाव लग रहा था वो होगा नहीं।
दूसरा महत्व का मुद्दा ये है कि जो लोगों ने सत्ता के लिए दल बदल किया, वो अपनी पार्टी छोड़कर फिर बीजेपी के साथ ज्वाइन हुए, तो उनके बारे में भी कुछ टिप्स ऐसी सामने आ रही है कि उनका चुनाव इतना इजी नहीं है जितना जाना जाता था। तो ये जो 3 दिन है अब, इसमें जो है कि आप समाज के पास कितना पहुंचते हैं, आप वोटर के पास कितना पहुंचते हैं, आप अपनी भाषा, अपनी बात वोटर्स को कितने अच्छे ढंग से बोल सकते हैं। और जो हमेशा से ये जिले का दुर्भाग्य है, यहाँ का पालक मंत्री कहता है कि चुनाव के पहले लक्ष्मी दर्शन होगा। तब जब पालक मंत्री बोलता है कि लक्ष्मी दर्शन का होगा, आप रुको, सो मत, आप जागते रहो, तो भाई 14 की जो रात है या 15 की रात, वो लक्ष्मी दर्शन की हो सकती है। अब लक्ष्मी दर्शन अगर समझो, वो लक्ष्मी दिल खोल के आती है, भरा भरा लेके आती है, तो शिवराम जी 10 भी खड़े हो गए, दीपक जी 100 भी खड़े हो गए, और मेरे जैसे 1000 लोग भी खड़े हो गए, और आपके जैसे और 500 चैनल भी आ गए, तो हम लोग तो कुछ सूरत और सीरत जो बोलते हैं हम लोग, वो दोनों भी नहीं बदलेगी, वो है उसी जगह रहेगी। तो बस मतदाताओं को हम तीनों लोग तो इतना ही आह्वान कर सकते हैं कि आपके सत विवेक बुद्धि से पहली बात तो आप जाकर वोटिंग करो, आप घर में मत बैठो। आपको लोग अच्छे नहीं लग रहे हैं तो आप जाकर नोटा का बटन दबाओ, जो दीपक जी की लड़ाई चल रही है वो। दूसरा जो है, उनमें अच्छे से अच्छा ढूंढने की कोशिश करो, या फिर अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा है तो उसमें से जो कोई बेचारा गरीब है जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं, आप जाकर के उसका बटन दबा के आओ, लेकिन आप वोटिंग जरूर करो। यही मैं जलगांव के वोटर्स को, हम तीनों की ओर से कहना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। ये थे हमारे साथ 3 कड़वे व्यक्तिमत्व, दिलीप तिवारी, डॉक्टर दिलीप जी तिवारी, दीपक जी गुप्ता और शिवराम जी पाटिल। हम जो कुछ भी दिखा रहे हैं ये सीधे तौर पर जनता के लिए दिखा रहे हैं। हम ये बताना चाहते हैं कि जनता कहाँ है, जनता क्या कर सकती है और जनता को क्या करना चाहिए। हम सभी लोग जो हैं वो सिर्फ प्रयास कर सकते हैं, और इस प्रयास को सफलता तक पहुंचाना सिर्फ और सिर्फ जनता के हाथ में है। पिछले चुनाव में भी 2018 में भी प्रभाग क्रमांक 16 में पैसे बांटे गए थे सर, वहाँ लाइन लगी हुई थी, और वो मैंने, मेरे चैनल ने स्टिंग किया था, वो दिखाया था हमने कि किस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं। ये बात सत्य है, सिर्फ हम लोग उसको ऑथेंटिक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी को ये बोलने का अधिकार नहीं है कि पैसे मिलते हैं, पैसे लेते हैं और पैसे बांटे जाते हैं। लेकिन सबको सब कुछ पता है, पब्लिक है वो सब कुछ जानती है। आप इन लोगों की बातों से कितना सहमत हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अपनी बुद्धि का तो इस्तेमाल इस चुनाव में कीजिए ही। वोट देने के लिए आप जरूर जाइए। जय हिंद। इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच।